नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ से राजलक्ष्मी के द्वारा कंफर्मेशन मिलने के बाद अब रोहित और अनिका दोनों ही रात के समय में पहले वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रोहित के पापा को देखने के लिए वो दोनों ही आ जाते हैं। किंग के द्वारा बनाए गए हर एक पजल्स को वो दोनों अच्छी तरह से सुलझाते हुए वो हर एक पहेली को अच्छे से सुलझाकर आगे बढ़ रहे थे। और अब कुछ ही देर के बाद दोनों अब वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर धनंजय पीरामल को एक बेड पर लिटाया हुआ था। अनिका अब अपने कदमों को धीरे धीरे से धनंजय पीरामल की तरफ बढ़ा देती है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो वो बड़े ही ध्यान से उन्हें देखती है। अनिका जानती थी कि वैसे तो रोहित बिल्कुल अपने नाना जी के ऊपर गया था, लेकिन उसके कुछ फीचर्स उसके पापा के ऊपर भी थे। इधर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट के सीक्रेट रूम में अनिका अब बड़े ही ध्यान से उन्हीं को ही देखती है। अब वो अच्छे से एज ए डॉक्टर वो उन्हें अब अच्छे से एग्जामिन करने लगती है पूरी तरह से। वो कुछ देर के बाद उन्हें अच्छे से एग्जामिन करने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि अब इनकी सर्जरी के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी कंडीशन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इनकी सर्जरी करनी होगी, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा टाइम नहीं गवा सकती। आप बस मुझे एक बार लोकेशन बता दीजिए कि आखिर ये सर्जरी इनकी कहाँ पर करनी है, फिर मैं उसी के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी टीम को यहीं पर ही बुलाती हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब एक भी मिनट जाया करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका टाइम के साथ साथ अब इनकी हेल्थ मुझे और भी खराब ही लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द इनकी सर्जरी शुरू हो जाए। कुछ ही देर तक अब सोचने के रोहित अब अनिका की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो समझ रहा था कि अनिका एज एक डॉक्टर जो भी कुछ कह रही थी वो सही कह रही थी। कुछ देर के तक सोचने के बाद अब रोहित अब अपनी आंखें एकदम से ही बंद कर लेता है, क्योंकि अब ये एक फैसले की घड़ी थी। उसे अब खुद डिसाइड करना था कि आखिर अब उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि अनिका ने अब उससे उसकी लोकेशन के बारे में पूछ लिया था। अनिका अब सवालिया नजरों से बस रोहित की तरफ ही देख रही थी कि शायद रोहित उसे इस बात का कोई जवाब देगा कि आखिर ये सर्जरी उनकी कहाँ पर की जाएगी। लेकिन अनिका ने जैसा सोचा था हुआ उसके विपरीत था, क्योंकि रोहित अब अपनी आंखें बंद करता है और फिर अब वो एक गहरी लंबी सांस लेकर अब एक तेज आवाज में कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना है। रोहित की अब इस हरकत पर अब अनिका एकदम से ही हैरान हो गई थी, क्योंकि अनिका ने सोचा था कि वो उसे यहाँ की लोकेशन, टाइम सब कुछ बताएगा कि आखिर ये सर्जरी कहाँ पर करनी है। लेकिन अब रोहित ने जैसे ही यहाँ से जाने के लिए कहा तो अनिका को तो रोहित की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि रोहित इतनी जल्दी अपने पापा के पास से कैसे जा रहा था। इवन वो तो यहाँ पर उन्हें अच्छी तरह से चेक करने के लिए आए थे। हालांकि अनिका ने उसके पापा को अच्छी तरह से चेक भी कर लिया था। अब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका कुछ भी समझती कि आखिर मिस्टर मारवा ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये किसे कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने कहा कि अब हमें यहाँ से जाना है, उससे सुनकर तो अब अनिका वहाँ पर सब तरफ चारों तरफ देखती है कि आखिर मिस्टर मारवा ने ये बात किसे कही है। इससे पहले कि अनिका अब रोहित को कुछ भी कहती कि तभी अब उसके कानों में एक आवाज आती है कि, और जो आवाज कहती है कि इफ यू वांट टू गो नाउ देन प्रेस माय बटन। ये आवाज सुनकर अब अनिका वहां पर कुछ देर तक इधर उधर देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज आई है तो आई कहां से है। कुछ ही देर तक अनिका इधर उधर देखती है और अब उसके सामने अब एक स्टैचू अपीयर हो जाती है, क्योंकि इस आवाज को सुनने के बाद ही वहां पर उसे एक स्टैचू सुनाई देती है, क्योंकि इससे पहले तो जब अनिका ने चारों तरफ देखा था तो वहां पर कुछ था ही नहीं। इस आवाज के साथ ही वो स्टैचू वहां पर विजिबल होती है और अब वो यही कह रही थी
लीव दिस रूम अदरवाइज आई रिलीज पॉइजन केमिकल्स गैस। इससे पहले कि अनिका और रोहित वहां से जाते के तभी अब दोनों के ही कानों में अब फिर से एक आवाज आती है जो कि यहाँ पर बूढ़े किंग की थी। बूढ़े किंग अब अनिका से कहते हैं कि पेरिस रॉयल हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में धनंजय कुछ ही घंटों में वहां पर पहुंच जाएगा। इससे आगे क्या करना है वो तुम देख लेना। क्या डॉक्टर अमृता की टीम कल पेरिस आ सकती है? यहाँ पर किंग अब सीधे ही अनिका से ये सवाल पूछ लेता है। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा, हाँ वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, को बस जल्द से जल्द इन्हें उस हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, क्योंकि आपने भी तो सुन ही लिया होगा कि अनिका के कहे अनुसार जिस तरह से डॉक्टर अमृता ने इन्हें एग्जामिन किया है तो इनकी सर्जरी जल्द से जल्द होनी है। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्हें यहाँ से शिफ्ट करा देंगे उतनी जल्दी ही अनिका भी अपना काम शुरू कर देगी। इतना कहने के बाद अब रोहित और अनिका अब दोनों ही उस स्टैचू के पास जाकर अब उसके उस बटन को प्रेस कर देते हैं। उस स्टैचू के बटन को प्रेस करते ही कुछ ही देर में अब वो दोनों अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। एक तो अनिका जितनी फोर्स से उस रूम से निकली उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो, क्योंकि अनिका तो आज यहाँ पर पहली बार ही आई थी। हालांकि रोहित ने यहाँ का एक्सपीरियंस अब दूसरी बार किया था। अनिका तो बस अब हैरानी से उस लोकेशन को ही देखती है कि आखिर वो उस रूम से निकलने के बाद अब यहाँ कहाँ आए। अब वो अपने मन में ही सोचती है कि बूढ़े किंग का पैलेस आसपास है, लेकिन कहाँ हो सकता है, क्योंकि उस रूम से निकलने के बाद अब अनिका अंदाजा लगा लेती है कि ये तो यहाँ पर किंग के पैलेस के जैसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन कहाँ हो सकता है, क्योंकि अनिका जब भी यहाँ पर आई थी तो उसे यहाँ पर मूर्छित अवस्था में लाया गया था, जिससे अनिका को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनिका अब पीछे मुड़कर देखती है तो अब वो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे अब कोई भी रूम नहीं था। हालांकि अनिका ने सोचा था कि शायद उसे भी ये रूम दिखाई देगा, लेकिन जैसे पिछली बार स्वाति मल्होत्रा और रोहित के साथ हुआ था, आज सेम यहाँ पर अब अनिका के साथ हो रहा था। अनिका अब हैरानी से रोहित से कहती है, ये सब क्या है मिस्टर मारवा, और ये यहाँ पर ये रूम वो कहाँ गया? अनिका को ऐसे हैरान देखकर अब रोहित उससे कहता है, डोंट वरी अनिका, मैंने जब पहली बार ये सब देखा था तो मेरा भी ये कुछ ऐसा ही हाल था जैसा आज तुम्हारा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पर जो भी कुछ है वो तुम अच्छी तरह से समझ जाओगी, क्योंकि ये सब नाना का किया हुआ है। अनिका अब रोहित से कहती है, हम यहाँ से अब कैसे जाएंगे मिस्टर मारवा? क्या अब आप जानते हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता कौन सा है? इससे पहले कि अनिका के सवाल का रोहित कोई भी जवाब देता कि तभी अब दोनों के कानों में ही अब वहां पर स्वाति मल्होत्रा की आवाज आती है। उन दोनों को वहां पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मेरे साथ तुम दोनों चलोगे। अब ये आवाज सुनते ही अब अनिका एकदम से पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि अनिका को ये आवाज जानी पहचानी लगी, जो कि खुद उसकी माँ की थी। ये सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों ही अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखते हैं, तो वो उनकी तरफ ही, जो कि अभी उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ ही देर में अब तीनों अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। स्वाति मल्होत्रा अब रोहित को ध्यान से देखकर कहती है, धनंजय की सर्जरी अनिका करेगी तो हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा, क्योंकि हमें अब किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किंग ने यहाँ पर धनंजय को इतनी सेफ्टी के साथ अगर यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि किंग की सेफ्टी को तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि हम दोनों वहाँ पर कितनी मुश्किल से गए थे। इसलिए हमें भी कुछ ऐसा ही इंतजाम करना होगा ताकि दुश्मनों तक किसी भी तरह का कोई भी संदेशा ना पहुंचे, और अगर पहुंचता भी है तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि दुश्मनों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर धनंजय यहाँ से बाहर निकलकर आए तो हो सकता है कि धनंजय के दुश्मन फिर से चौकन्ना हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो शायद वो भी यही सोच रहे हो कि शायद धनंजय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनके दुश्मनों को थोड़ा सा भी शक हुआ या उन्हें थोड़ा सा भी कुछ भी पता चला तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। स्वाति मल्होत्रा का हालांकि यहाँ पर कंसर्न बिल्कुल सही था, और जो बात स्वाति मल्होत्रा कह रही थी वो अनिका और रोहित दोनों ही समझ रहे थे। इसलिए ये सब सुनकर अब अनिका कहती है, माँ लेकिन नाना जी ने हमें वही जाने के लिए कहा है। ये सुनते ही अब स्वाति ने कहा कि रॉयल हॉस्पिटल की बात कर रही हो ना तुम? उस हॉस्पिटल में सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर ही एडमिट होते हैं।
अपनी माँ के मुंह से उसी हॉस्पिटल का नाम सुनकर अब अनिका हैरान जरूर हुई थी कि आखिर उसकी माँ को इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता। लेकिन फिर अब वो कुछ भी नहीं पूछती, क्योंकि अब वो अंदाजा लगा लेती है कि उसकी माँ तो किंग के साथ पहले ही काम कर चुकी है, इसलिए शायद ये हॉस्पिटल कुछ खास ही होगा, इसलिए वो इसको सवाल को नहीं पूछती। स्वाति अब रोहित मारवा से कहती है, रोहित, अगर अनिका को उसकी टीम के साथ वहां पर धनंजय पीरामल की सर्जरी करनी होगी तो फिर हमें किसी और का नाम वहां पर रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि हम वहां पर अनिका का नाम नहीं लिखवा सकते। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये फिर कितना रिस्की होने वाला है। अब स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है, माँ, क्या आप अनिका की मदद नहीं कर सकती हैं क्या? क्योंकि ये सर्जरी कितनी ही क्रिटिकल है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे अनिका के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे अनिका के ऊपर खुद से भी ज्यादा विश्वास है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप भी तो अच्छी डॉक्टर हैं, तो क्या आप इस सर्जरी में अनिका की मदद नहीं कर सकती? रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति ने कहा, नहीं रोहित, मैं अनिका की मदद इस सर्जरी में नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ काम अनिका को अकेले ही करने होंगे और ये काम भी उन्हीं एक काम में से है, इसलिए अनिका को ये सर्जरी अकेले ही करनी होगी। मुझे उस समय कुछ और करना है, क्योंकि धनंजय की सर्जरी के साथ साथ किंग ने हम सबको एक चैलेंज भी दिया है कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और वो भी बिना किसी को इस बात की भनक लगे कि सर्जरी किसकी हुई है और कौन कर रहा था, तो किंग हमारे एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। इसलिए हमें अब इस चैलेंज को पूरी तरह से पूरा करना होगा। हमें यहाँ पर धनंजय की सर्जरी को भी सक्सेसफुल करना होगा और साथ के साथ उनकी सेफ्टी को भी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित ने कहा, आपको ये सब कैसे पता चला माँ, और आप यहाँ पर कैसे आई? क्या आप बता सकती हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं और हम इस समय निकलने वाले हैं? रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा मुस्कुराती है और अब वो कहती है, याद करो रोहित, जिस तरह से बूढ़े बाबा को पता चला था, ठीक वैसे ही मैं भी तुम दोनों को लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस तरह से बूढ़े बाबा को मेरे सिस्टम पर एक मेल भेजा गया था, उसी नोटिफिकेशन के द्वारा बूढ़े बाबा यहाँ पर हमें लेने के लिए आए थे। उसी तरह किंग ने मेरे सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन भेजा था, जिसके पढ़कर ही मैं तुम दोनों को यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। अब यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने में का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम दोनों के कोई भी सवाल जवाब है तो वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए चलो, हमें इन सवालों को छोड़कर अभी हमें बहुत सारी प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो पूरी प्लानिंग के साथ फुल प्रूफ होना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर तो अब रोहित और अनिका अब दोनों ही उसके साथ अब चौपर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि आगे आगे स्वाति मल्होत्रा चल रही थी तो पीछे पीछे रोहित और अनिका चल रहे थे। वहां पर चौपर के पास जाने के बाद वो तीनों ही अब चौपर में बैठते हैं और चौपर में बैठने के बाद अब अनिका अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालती है, क्योंकि अनिका को अब राजलक्ष्मी को पूरी की पूरी अपडेट देनी थी कि उसको और उसकी टीम को जल्द से जल्द यहाँ पर पेरिस पहुंचना था। इसलिए अनिका अब राजलक्ष्मी को एक टेक्स्ट मैसेज लिखती है, जिसमें वो वहाँ की लोकेशन, टाइम और डेट सब कुछ सेंड कर देती है और साथ के साथ उसे बता देती है कि उसकी पूरी की पूरी टीम उसे यहाँ पर कल के कल चाहिए। इधर इंडिया में गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी, जो कि अभी अपना कुछ काम कर रही थी, जैसे ही उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई दिया तो राजलक्ष्मी समझ जाती है कि जरूर ये अनिका का ही होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट अनिका ने उसे भेजी थी उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़कर और समझने के बाद राजलक्ष्मी ने भी अंदाजा लगा लिया था कि अनिका जितनी जल्दी हो सके इस सर्जरी को करवाना चाहेगी। और कहीं ना कहीं राजलक्ष्मी भी बस अनिका के इसी जवाब का ही इंतजार कर रही थी। इसलिए राजलक्ष्मी अब जल्दी से अपने फोन को चेक करती है। उसमें अब उसे अनिका का मैसेज आया हुआ नजर आता है, जिसे देखकर अब उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था। उस मैसेज में अनिका ने उसे टाइम और डेट दोनों ही भेजे हुए थे, जिसे देखकर अब वो हैरान जरूर थी, लेकिन वो अब उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अपने नंबर से अपनी पूरी ही टीम को उसे सेंड कर देती है।
राजलक्ष्मी अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब श्रेया को ढूंढने लगती है, क्योंकि अनिका ने राजलक्ष्मी को यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया था। इसलिए राजलक्ष्मी उस टाइम की वजह से थोड़ी सी परेशान थी कि आखिर राजलक्ष्मी इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। लेकिन अब राजलक्ष्मी को अपना ये टारगेट भी अचीव करना था, क्योंकि उसे हर हाल में वहां पर कल तक पहुंचना था। इसलिए वो जल्दी से श्रेया को ढूंढने लगती है कि तभी वो पास में काम कर रहे एक सर्वेंट से कहती है कि आपने श्रेया भाभी को कहीं देखा है क्या। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब उस सर्वेंट ने कहा, यस मैडम, मैंने देखा है। वो अभी वो बच्चों के साथ शॉपिंग करके आई है और वो अपने रूम में है। हालांकि गुलेरिया परिवार में हर महीने सबकी शॉपिंग अलग अलग घर पर ही हो जाती थी, लेकिन श्रेया को यहाँ पर अर्जेंटली कुछ और एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो राजलक्ष्मी के साथ पेरिस जाने वाली है। इसलिए उसने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी थी और टाइम सीमा उसे भी नहीं पता था। इसलिए उसने सोचा कि तब तक यहाँ पर घर में वो शॉपिंग करने के लिए वहां पर उनका खुद के शोरूम के लोग आएंगे, तब तक उससे अच्छा तो वो खुद ही जाकर ले लेगी। इधर सर्वेंट की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी भी अब उससे थैंक यू कह देती है और अब वो श्रेया के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो रूम के पास आ जाती है और अब वो श्रेया के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर में जब दरवाजा खुलता है तो सामने श्रेया को देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, भाभी आपकी क्या कैलाश अंकल से बात हो गई है? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि आप एक बार कैलाश अंकल से बात कर लीजिए। वो क्या है ना कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि कल की मेरी सर्जरी की डेट है, इसलिए मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। राजलक्ष्मी की अब ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है कि डोंट वरी राजलक्ष्मी अबाउट दैट। पापा ने कहा है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो मैं उन्हें फोन कर दूं, क्योंकि पापा ने कहा है कि हम दोनों को इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो हमें वहां पर लेने के लिए आ जाएंगे। वो या तो हमें वहां पर खुद मिल जाएंगे या फिर वो अपने किसी आदमी को हमें पिक करने के लिए भेज देंगे, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने कहा, ठीक है भाभी, एंड थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन को मिनटों में सोल्व कर दिया है। मैं बस जल्दी से अब हम सब की ये टिकट बुक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना होगा कि हमें आज की हम इतनी सारी टिकट मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि एट ए टाइम पे ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले मैं उस काम को पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से ठीक है 1 घंटे के बाद ही यहाँ से निकलना होगा, तभी शायद मैं कल की सर्जरी तक पहुँच पाऊंगी। आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए और मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन चलिए सबसे पहले हम अपने बच्चों को रेडी कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को रेडी करना सबसे बड़ा टास्क है। इसलिए अगर बच्चे एक बार रेडी हो गए तो फिर हम दोनों तो जल्दी हो ही जाएंगे। इसलिए भाभी आप एक काम कीजिए, आप पिंकी को सबसे पहले रेडी कर दीजिए, तब तक मैं तीनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही श्रेया भी अब जल्दी से पिंकी के रूम की तरफ जाने लगती है और अब जैसे ही वो उसके कमरे की तरफ जाती है, वो देखती है कि पिंकी और यश तो दोनों अभी कॉरिडोर में पेरिस की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि पिंकी ने अभी दोनों ही बच्चों को पेरिस के बारे में बता दिया था। इसलिए दोनों ही बच्चे भी पेरिस जाने के लिए काफी ही एक्साइटेड थे। इधर यश अब पिंकी से ही कह रहा था कि देखो, अभी आकाश चाचू तो नहीं होंगे हमारे साथ, तो मैं बस श्रेया चाची से कहूँगा कि वो हमें पेरिस के आईफिल टावर घुमाएं, क्योंकि अगर हम पेरिस जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर से आईफिल टावर घूमें, और मुझे वहाँ पर बने अम्यूजमेंट पार्क में भी तो जाना है। जानती हो पिंकी, वहाँ पर कितनी ज़्यादा एडवेंचर्स राइड्स होंगी। मुझे तो वहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा और आई होप कि तुम्हें भी वहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जब से चाची ने मुझे पेरिस के बारे में बताया है, तब से तो मुझे अब दिन में भी वही सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैं भी वो सारी ही इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। क्या लगता है तुम्हें पिंकी, क्या आकाश चाचू और मयूर चाचू हमें वहाँ पर ज्वाइन करेंगे? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वो दोनों अपने किसी काम से वहाँ पर गए हैं, लेकिन क्या वो हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाल पाएंगे?
अब यश की ये बात सुनते ही अब पिंकी भी कहती है कि वो तो पता नहीं यश, लेकिन हाँ मैं अपने डैड से ज़रूर मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डैड से मिले हुए बहुत ही समय हो गया है। और अगर अब हम वहाँ पर जा रही हैं तो अब मुझे उम्मीद है कि मैं बस जल्द से जल्द अपने डैड से मिल लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना किसी आईफिल टावर को देखने का शौक है, ना ही किसी अम्यूजमेंट पार्क का। लेकिन हाँ मैं अपने डैड को बहुत ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे डैड के सामने वो सब फीके हैं। पिंकी की अभी ये बात सुनकर तो अब श्रेया के चेहरे पर भी एक उदासी सी छा जाती है, क्योंकि पिंकी ने जिस तरह से अपनी बातें यश के सामने कही, उसके बाद तो अब श्रेया भी सोचती है कि सच में आकाश इतना बिजी है कि उसके बच्चे उसके साथ को पाने के लिए किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो यही सब सोचती है और अब वो अपने मन में ही कहती है कि कितना वक्त हो गया है आकाश को वहां गए हुए, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा उन्हें। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए अब श्रेया भी यश और पिंकी से कहती है, चलो बच्चों बस जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें आज ही अभी 1 घंटे के बाद निकलना होगा। हमारे पास बस 1 ही घंटा है सब कुछ रेडी करने के लिए। अब श्रेया की ये बात सुनते ही यश और पिंकी अब दोनों एकदम से ही खुशी से अपनी जगह पर खड़े होते हैं और वो कूदने लगते हैं। पिंकी अब श्रेया से कहती है, मम्मा क्या हम पापा के पास जा रहे हैं, क्योंकि पापा भी तो पेरिस में ही है ना, तो मम्मा क्या पापा हमें पेरिस में वहां पर मिलेंगे या हम कहीं और जा रहे हैं? क्या आपके पापा किसी के साथ इसके बारे में कोई बात हुई है? पिंकी के इस सवाल पर अब श्रेया कहती है कि बेटा हम आपके नानू के घर जा रहे हैं, आपके पापा को तो पता नहीं, क्योंकि सब कुछ इतना सडनली हुआ है ना कि मैंने इसके बारे में आपके पापा से बात भी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ ये इतना श्योर है कि हम आपके नानू के पास जरूर जा रहे हैं। देखो आपको वहाँ पर बहुत ही खुशी मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो। अब इसलिए चलो जल्दी से अब आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। वहाँ राजलक्ष्मी ने भी अब तक अपने साथ साथ पूरी टीम की ही टिकट को बुक कर दिया था, और फिर अब उसने टिकट को पर्सनली सबको सेंड भी कर दिया था। कुछ ही देर के बाद अब सभी वहां पर पूरी तरह से तैयार होकर अब नीचे हॉल में आ गए थे। यहाँ नंदनी अब यश को अच्छी तरह से एक अच्छी मोम की तरह समझाती है, क्योंकि यश कितना शैतान था ये नंदनी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए नंदनी अब यश को समझाते हुए कहती है, देखो यश चाची वहां पर किसी काम से जा रही है, तो तुम उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। और वैसे भी क्योंकि वहां पर तुम लोग 5 बच्चे हो, तो इसलिए इन सब में तुम सबसे बड़े हो। अगर तुम वहां पर चाची की कोई हेल्प कर सको अपने छोटे बहन भाइयों को संभालने में, तो प्लीज उनकी हेल्प करना और उन्हें अपनी तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत करना। अब अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब यश भी कहता है, ओके मम्मा मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इवन आप देखना कि जब हम यहाँ पर दोबारा आएंगे तो दोनों ही चाचियों में से आपको मेरे लिए कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने बहन भाइयों का ध्यान भी अच्छे से रखूंगा, और मैं अपनी चाची को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। यहाँ पर अब सभी एक दूसरे से गले मिलकर अब मिलते हैं और वो एक दूसरे को बाय बोलकर अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि इन सभी के पास आज समय बिल्कुल ही कम था। कुछ ही देर में अब गाड़ी एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी कैलाश अधिकारी अपने घर को अच्छी तरह से तैयार करवा रहे थे, क्योंकि जब से उसे श्रेया के बारे में पता चला था कि श्रेया उसकी बेटी है, उसके बाद से श्रेया पेरिस में आज पहली बार आ रही थी। इसलिए वो किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसकी बेटी आज पहली बार उसके घर आ रही थी। इसलिए अब वो सर्वेंट से कहता है, देखो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आज मेरी बेटी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को यहाँ किसी भी तरह की कमी महसूस हो, क्योंकि गुलेरिया परिवार में भी मेरी बेटी को किसी तरह की कमी महसूस नहीं हुई है आज तक, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरी बेटी किसी भी कमी को महसूस करे जो उसे गुलेरिया परिवार में सब कुछ मिला है। यहाँ वैसे उसे उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। पता नहीं कितने ही दिनों से मुझे इंतजार था इस दिन का कि कब मेरी बेटी यहाँ पर आकर अपने घर को देखेगी। चलो
जल्दी से शुरू हो जाओ क्योंकि बड़ी ही मन्नतों के बाद ये एक खास दिन आ रहा है। यहाँ कैलाश अधिकारी अभी अपने घर को डेकोरेट करवा रहा था तो अब वो बच्चों के रूम को भी अच्छी तरह से सजवा रहा था क्योंकि रजिस्ट्रार ने उसे अच्छे से बता दिया था कि राजलक्ष्मी और वो आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर नंदनी का बेटा यश भी आ रहा है। इसलिए कैलाश ने सभी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के कमरों को अच्छी तरह से सजवाया था ताकि बच्चों का मन भी वहां पर लगा रहे, उनको किसी भी तरह की कोई भी बोरियत महसूस ना हो। कैलाश अधिकारी अपने काम में ही बिजी थे कि तभी अब उनके फोन की रिंग एकदम से बजने लगती है। जैसे ही वो अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर करण गुलेरिया फोन कर रहे थे। करण गुलेरिया के फोन को देखकर अब कैलाश अधिकारी अपने मन में ही सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि श्रेया और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर मैंने करण को ये सब कुछ बता दिया तो वो फिर सभी को अपने साथ ही ले जाएगा, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर रोहित के पैलेस में सब कुछ इकट्ठे ही तो रह रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरी बेटी पेरिस में आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने पापा के घर में ही रहे, क्योंकि गुलेरिया परिवार के साथ तो वो पहले ही रहती है और मारवा परिवार से भी मिलती जुलती रहती है, लेकिन मेरे घर में तो मेरी बेटी पहली बार आ रही है। अरे मैं बच्चों का नाना हूँ, मेरा भी तो हक है ना उन पर। अपने इन्हीं ख्यालों में अब कैलाश अधिकारी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि करण गुलेरिया उसे बार बार उसे फोन कर रहे थे। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए अब कैलाश अधिकारी ने अब जल्दी से अपना फोन उठाया और उसने अपने फोन को उठाकर हेलो कहा। तो अब जैसे ही कैलाश ने हेलो कहा तभी उन्हें सामने से अब करण गुलेरिया की आवाज आती है। करण गुलेरिया ने कहा, तुम अब तक कहाँ हो, क्योंकि बहुत ही वक्त हो गया है, तुम यहाँ पैलेस में नहीं आए हो कैलाश। अब करण की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी ने कहा कि क्या करूं मैं आके, और वैसे भी तुमने मुझे झटका ही इतना बड़ा दिया था तो इसलिए अब मैं आना भी नहीं चाहता कि रानी साहिबा आकाश की बहन है। अरे यार अब तो मुझे और जी जान लगाकर उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, क्योंकि अब तक तो मैं एज ए अपनी ड्यूटी उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन जब हम लास्ट टाइम वहां पर गए थे तो जिस तरह से तुमने कहा था कि वो उसकी बहन है तो अब उसके साथ भी तो मेरा कोई रिश्ता हो गया। अब तो मुझे और भी उनका ध्यान रखना होगा। वैसे भी तुम पहले भी तो मुझे बता सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एट ए टाइम मुझे झटका देना था। इसलिए करण अब मुझे तुम्हारे इन झटकों से डर लगता है। वैसे तो मैं उनकी प्रोटेक्शन में कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन अब तो और भी अच्छे से करूँगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वैसे मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि रानी साहिबा पुरानी मार्केट की तरफ गई थी। वो वहाँ क्यों गई थी इसका तो मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, तुम इसके बारे में खुद पता लगा लो। और रही बात तुम्हारे पैलेस आने की, तो भाई मुझे भी बच्चों की याद आती है, मैं जल्द ही आऊँगा। अब चलो रखो फ़ोन, मुझे आज बहुत सारा ही काम है क्योंकि आज मैं बहुत ही बिजी हूँ। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे पहले कि करण गुलेरिया उसे कुछ भी कहते तब तक कैलाश अधिकारी अपना फ़ोन काट देता है। हालांकि जैसे ही कैलाश अधिकारी ने फ़ोन काटा तो उसके इस बिहेव पर अब करण गुलेरिया को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर आज कैलाश अधिकारी कौन सी जल्दबाजी में था। अब यहाँ पर करण गुलेरिया के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल अब घूमने लगते हैं कि आखिर रानी आलिशा वहां पर उस पुरानी मार्केट की तरफ क्यों गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया में राजस्थान के बने गांव में कुछ घूंघटपोश स्त्री सिपाहियों के बीच एक 30 से 33 साल का एक आदमी लेटा हुआ था। अब वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। उसे वो स्त्री सिपाहियां वो घूर घूर कर उसे देख रही थी। उसमें से अब एक स्त्री सिपाही ने कहा कि जाओ जाकर माँ साहब को फोन करके बता दो कि क्रिस्टोफर को अब होश आ गया है। अब वो बहुत जल्द ही उनके सारे ही सवालों का जवाब देगा, क्योंकि इन औरतों के बीच में जो यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ये क्रिस्टोफर ही था, जो कि बहुत सालों से कोमा में था, लेकिन आज फाइनली उसे होश आया था। उस एक स्त्री की ये बात सुनते ही अब दूसरी सिपाही अब दूसरे कमरे में गई और अब वो वहां पर रखे हुए एक लैपटॉप को
खोल देती है और उस लैपटॉप को ऑन करने के बाद अब वो एक माँ साहिब को एक ईमेल लिखती है कि माँ साहिब इतने समय के बाद जिसे आम के पकने का आप इंतजार कर रही थी, आखिर वो पक ही गया, क्योंकि आपने सच में इस आम के पकने का बहुत ही इंतजार किया है। अब वो किसी भी पल अब अपना मुंह खोल सकता है। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको सब कुछ बता देंगे। ये लिखते हुए ही अब वो स्त्री सिपाही उस ईमेल को सेंड कर देती है। यहाँ अब तक क्रिस्टोफर भी अब अपनी आंखों को पूरी तरह से खोल चुका था और अब वो बहुत कम लफ्जों में अब कह रहा था कि रोहित, अनिका। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में स्वाति मल्होत्रा भी अनिका और रोहित के साथ अब वो अपने चॉपर को एक टेरेस पर लैंड करवा देती है। अब वो उन दोनों से ही कहती है, वैसे तो हमें सारा प्लान हमने कर लिया है, बस एक बार राजलक्ष्मी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाए, उसके बाद हमारा काम पूरी तरह से शुरू होगा। क्योंकि जब तक हमारा काम शुरू नहीं होता तब तक तो शायद हमें भी नहीं पता कि हमारी प्लानिंग कितनी सही है और कितनी नहीं। क्योंकि अपनी तरफ से तो हमने पूरी ही कोशिश की है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो।